हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 16वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 16वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 16वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 16वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1935 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1947 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वर्ष 1921 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत पर 712 ईस्वी में हमला करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनवी,
और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत पर 712 ईस्वी में हमला करने वाला अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों को शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, सभा और समिति किस काल की प्रशासनिक संस्थाएं थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सभा और समिति वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थाएं थी। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो इंसुलिन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, खिलजी वंश के समय दक्षिण भारत में आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी है बलबन ने, और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि खिलजी वंश के समय दक्षिण भारत में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, फाइबर ऑप्टिकस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है परावर्तन के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है विवर्तन के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो फाइबर ऑप्टिकस होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1960 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न हम पहले किसी क्लास में करवा भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1950 में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल काल में अकबरनामा किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में अकबरनामा किसने लिखा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मुगल काल में अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के समय हुआ था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन सी है नमक सत्याग्रह के समय, और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि छत्रपति को शिवाजी की उपाधि दी गई थी रायगढ़ में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है डीजल का, ऑप्शन बी है केरोसिन का, ऑप्शन सी है लिक्विड हाइड्रोजन का, और ऑप्शन डी है पेट्रोल का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग होता है लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है रिकेट्स, और ऑप्शन डी है रतौंधी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी,
यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार पूछ लिया जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, और इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है खनिज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे भाई ये क्वेश्चन इंडियन नेवी एमआर 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और यदि आप इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था गुप्त काल में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।